मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक है भारत के संविधान का अनुच्छेद 13, जिसके बारे में मैं प्रकाश डाल रहा हूं। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि जब हमारे संविधान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी मेंबर्स थे वो संविधान को बना रहे थे, काफ़ी लेंथी और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस समय उनके माइंड में, दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय बहुत सारी बातें उठी, जैसे फंडामेंटल राइट्स कैसे हो, डेमोक्रेसी के बारे में, ह्यूमैनिटेरियन क्या वो रखे जाए, ह्यूमन राइट क्या हो, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आदि, प्रिंसिपल ऑफ माइनॉरिटी क्या हो, इस तरह फंडामेंटल राइट्स आदि के बारे में 38 दिवस तक डिस्कशन हुआ। और इसका मेन ऑब्जेक्ट ये था कि जो भी स्टेट वगैरह लॉज बनाएगी उसके एक्शन से क्या राइट्स और फ्रीडम पर जो सिटीजन्स को दिए गए असर पड़ेगा, इसी बात को आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन बतलाता है। अर्थात राइट्स और फ्रीडम का स्टेट के एक्शन से क्या असर होगा, आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं होना चाहिए, इस बात को यह आर्टिकल 13 क्लियर करता है। ये कब ऑपरेटिव हुआ, इसके पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले 26 जनवरी 1950 से हमारा भारत का संविधान आया। इसके पहले भारत में बहुत सारे कानून लागू थे जो 26 जनवरी 50 के पहले के थे। इस प्रकार प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की भी बात हुई और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी। सारे लॉज जो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट अगर कोई भी लॉ होते हैं तो वो वाइड हो जाते हैं, और जो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट होते हैं, अर्थात संविधान की मूल भावना को जो कानून सम्मान करते हैं वही वैलिड होंगे। इस तरह दो प्रिंसिपल आए, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी जिसे बोलते हैं पृथक्करण करने का सिद्धांत, और एक डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी। इनमें माइन्यूट अंतर है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉज हैं वो उनके लिए हमको एक फिल्टर लगाना होगा। फिल्टर अर्थात जैसे छाना जाता है छन्नी से, उसी तरह ये फिल्टर कार्य करता है। इसके लिए एक गोपालन का केस हुआ था। इस केस को देखते हैं तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में इस केस में जो स्लीपिंग सेक्शन था वो सेक्शन 14 था। उस सेक्शन 14 का जो क्लॉज था वो इनकंसिस्टेंट था फंडामेंटल राइट से। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी अर्थात फिल्टर आउट, सेपरेट करने से वो एक्ट, इसको जो सेक्शन क्लॉज 14 था इसको क्लियर अलग कर देने से, फिल्टर कर देने से वो एक्ट शेष एक्ट वैलिड माना गया। इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट और बचा हुआ एक्ट वैलिड होगा। दूसरा डॉक्ट्राइन था डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, अर्थात टू हाइड और छुपा देना या टू शेडो एक्लिप्स का प्रिंसिपल इसको बोला जाता है, आर्टिकल 13। इसमें भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का एक मामला था। इस भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सारे जो सेक्शंस थे उनको देखा और ये पाया कि जो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उस समय वो सेक्शंस इनकंसिस्टेंट उससे और इनऑपरेटिव हो गए थे। बाद में वो कुछ उसमें अमेंडमेंट्स वगैरह सेक्शन आर्टिकल 19 में लाए गए। प्री एग्जिस्टेंस लॉज को जब फिल्टर आउट किया गया तो आर्टिकल 19 में अमेंडमेंट के बाद फिल्टर को जो लॉज पास नहीं कर पाए वो शेडो उसको कर लिया। अगेन ये एक्ट फिर बिकम ऑपरेटिव हो गया था। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो लॉज फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट होंगे वो ऐसे लॉ स्टेट बना ही नहीं सकती, जबकि हमारा संविधान ये बोलता है। और जब से संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 50 के बाद, लॉज जो फंडामेंटल राइट की रेस्पेक्ट करते हैं वो ऐसे ही लॉ बन सकते हैं। आर्टिकल 13(1) बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले के जो भी लॉज होंगे वो 26 जनवरी 50 के पहले के वो इनवैलिड हो जाएंगे। 13(2) ये कहता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, स्टेट को ये प्रोहिबिट करता है। इस मामले में एक अन्य मामला है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स का था, जिसमें लेबर वेलफेयर फंड्स के कुछ सेक्शनों को चैलेंज किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये पाया कि कंपनी होने के कारण
फंडामेंटल राइट्स कंपनी को नहीं मिल सकते हैं और इसी प्रकार नॉन सिटीजन्स को नहीं मिल सकते हैं। केवल सिटीजन्स को ही फंडामेंटल राइट अवेल करने का अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स को हम वैसे भी सुप्रीम और सर्वोच्च मानते हैं। ये हर भारत के नागरिक का ये अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं उनका उपभोग और उपयोग करे। इनकंसिस्टेंट जो लॉज थे वो जो संविधान के पहले के हैं वो इनवैलिड या वाइड होंगे। बाद में आने वाले स्टेट ऐसे कोई लॉ बना ही नहीं सकता जो संविधान की मूल भावना के विपरीत हो। फंडामेंटल राइट्स के बारे में सिटीजन के लीगल राइट के लिए जैसे बाई लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ऑर्डिनेंस होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं, ये सब आर्टिकल 13 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अनुच्छेद 13 में कवर माने जाएंगे। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन हैं। यदि कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कोई गाइडलाइन दी गई है या पर्सनल लॉज हैं तो वो आर्टिकल 13 में कवर नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ये प्रश्न उठेगा कि क्या कोई ऐसे अमेंडमेंट किए जा सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। तो इसमें सबसे पहला शंकरी प्रसाद का मामला था जिसमें मीनिंग ऑफ लॉ को बताया गया था। इसमें ये कहा गया था कि लॉज जो ऐसे लॉज जो अमेंडमेंट को आर्टिकल 13 में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज अंडर आर्टिकल 13। इसके बाद गोलकनाथ केस आया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। जुडिशियल रिव्यू हुआ। इसमें जुडिशरी को पावर्स बढ़ा दी गई थी जुडिशरी की। इसके बाद आर्टिकल 368 के बारे में 24वां अमेंडमेंट भारत के संविधान का आया। इसमें भी ये कहा गया कि अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 13 को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद केशवानंद भारती का एक महत्वपूर्ण मामला आया। फंडामेंटल राइट के वायोलेटिव अगर ऐसा कोई भी लॉ है तो वो चैलेंज नहीं हो सकता। 368 में अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज अंडर आर्टिकल 13। इस प्रकार अनुच्छेद जो 13 है भारत के संविधान का, उसमें मुख्य उसकी मेन जो उसका ऑब्जेक्ट है और जो भावना है वो यही है कि कोई भी स्टेट ऐसे स्टेट के लॉ ऐसे नहीं बना सकती है जो किसी भी सिटीजन्स के राइट और फ्रीडम को आर्बिट्रेरी एक्शन से, स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन से बचाया जा सके। स्टेट के एक्शन से उन सिटीजन्स पर क्या असर हो रहा है, यह आर्टिकल 13 का मूल उद्देश्य है। और इस प्रकार मैंने अनुच्छेद 13 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको सरल भाषा में बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ और इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।